टीवी और फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान और मुख्तलिफ किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने वाले एक उम्दा कलाकार रवि गोसाई। शायद नाम से आप इनको ना पहचानते हों, लेकिन बेशुमार टीवी सीरियल्स और फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं रवि गोसाई, जिन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए काफ़ी सराहा जाता रहा है। रवि गोसाई का ताल्लुक़ दिल्ली से है और अपने कॉलेज के दिनों से ही इन्हें एक्टिंग का शौक़ था। ये शौक़ बहुत जल्द इनका पैशन बन गया। रवि गोसाई ने एक्टिंग को अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और थिएटर ज्वाइन किया। अदाकारी के हुनर को थिएटर से तराश कर ये पहुंच गए माया नगरी मुंबई। बाकी कलाकार की तरह रवि को मुंबई में काम के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। अपनी बेहतरीन अदाकारी से इन्होंने धीरे धीरे टीवी और फिल्म की दुनिया में अपने पैर जमा लिए। रवि ने हर किरदार को बखूबी निभाया और फिल्मकारों पर अपनी छाप छोड़ते रहे। फिर चाहे वो अमानत सीरियल का निगोड़ा का किरदार हो, या फिर सरहदें का सोहेल, या फिर फिल्म माचिस का कुलदीप, या शूट आउट एट लोखंडवाला का असलम चिकना, हर किरदार में इन्होंने जान फूंक दी। रवि गोसाई कई बड़ी फिल्मों में जाने माने अदाकारों के साथ काम कर चुके हैं। माचिस के बाद इन्होंने 1084 की माँ, चिंगारी, शूट आउट एट लोखंडवाला, जल, डेढ़ इश्किया और न जाने कितनी फिल्मों में शानदार अदाकारी का नमूना पेश किया। आज रवि गोसाई टीवी और बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं और एक लाजवाब एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। आइए जानते हैं रवि गोसाई की कहानी इन्हीं की जुबानी। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका तहज़ीब टीवी पर और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान। हर शुमारे में एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने चाहे हिंदी फिल्मों की बात करें या टीवी दुनिया की बात करें, एक अपनी अलग पहचान बनाई है, एक मकाम बनाया है। मेहनत से, अच्छे काम से, अच्छे किरदारों से उनको काफ़ी सराहा गया है। आज हमारे जो बेहद ख़ास मेहमान हैं वो हैं रवि गोसाई साहब। अक्सर आपने इनको फ़िल्मों में देखा होगा, बेहतरीन अदाकारी करते हैं, टीवी सीरियल्स में आपने देखा होगा। और सबसे पहले तो रवि जी, आपका हम इस्तकबाल करते हैं तहज़ीब टीवी पर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप अभी तक भुलाए नहीं गए हैं अपने निगोड़े के कैरेक्टर से, क्योंकि मुझे याद है मैं बहुत छोटा था उस वक्त, हम लोग घर पे बैठ के देखते थे बाकायदा पूरी फैमिली, और आपके कैरेक्टर के साथ इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया था पूरी फैमिलीज़ का, और एक ज़्यादा लगाव हो गया था, और उसको आज तक नहीं कोई भुला पाया है, जो अमानत सीरियल में आपने अदा किया था। इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले आपके सफ़र के बारे में कि कैसे आप, पंजाब बैकग्राउंड है आपका, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, उसके बाद दिल्ली में रहे आप, दिल्ली से मुंबई का सफ़र आपने क्यों किया, कैसे किया? कहानी बड़ी छोटी सी है। मुझे जब मैं छोटा था तब पूछते थे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। जनरल क्वेश्चन आ जाता है हमारे, जब भी कोई बड़े आते हैं घर के अंदर, तो बेटा क्या बनोगे। तो मैं, मम्मी चाहती थी कि मैं आर्मी में जाऊँ, डैडी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, भाई मेरे थे वो बोलते इंजीनियर बनाएंगे। मुझे लगता था मुझे तीनों चीज़ें बननी चाहिए, तीनों बनना चाहिए। तो ये एक लाइन ऐसी है जहाँ पर मैं हर किरदार को निभा सकता हूँ, सब बन सकते हैं। आपको आज मैं अपनी मम्मी को बोलता हूँ मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं वकील भी हूँ, मैं पुलिस वाला भी हूँ। तो एक ये चीज़ जो थी, जो अट्रैक्ट की मुझे शुरू में। दूसरा, मैं बेसिकली घर का सबसे छोटा बेटा, 4 भाई मेरे जी। तो छोटा होने की वजह से शरारती बहुत था और मैं डांस बहुत अच्छा करता था। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला कि यार लाइफ में जो करना ना, कोई अपने अंदर एक गुण ऐसा लेके आओ जो सबसे अच्छा हो, मतलब जिसमें तुम्हारी टक्कर का कोई ना हो। तुम ऐसी क्या चीज़ करते हो तुम? तो मैंने कहा मैं डांस करता हूँ ऐसा। तो उन्होंने बोला लेकिन डांस करते हो ठीक है, लेकिन डांस में नंबर 1 बनो, ऐसा करो कि नंबर 1 बनो। तो मैंने ऑल इंडिया चैम्पियनशिप 3 बार जीती है डांस की। अच्छा। और मैं एक्टिंग से पहले डांस करता था, और वेस्टर्न स्टाइल डांसिंग करता था मैं, और फ्री स्टाइल डांसिंग। और एक्टिंग में मैं एक्सीडेंटली आया, मतलब इट्स एक्चुअली हैपेंड। मेरा जो बुलेट मोटरसाइकिल होती थी, उससे मेरा कंपटीशन के सिर्फ 10 दिन पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरी तैयारी थी जाने की, हिपोड्रम में जी। तो कंपटीशन ठीक 10 दिन पहले मेरी टांग टूट गई और मल्टी फ्रैक्चर। तो मैं रो रहा था डॉक्टर को, प्लीज़ यार 10 दिन के लिए बांध दो इसको, किसी तरह मुझे कंपटीशन में जाना है। नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद फिर जो
आराम किया तो उसमें मैंने थिएटर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मेरे इस्लाम सर थे सत्यवती कॉलेज के, जो हमें थिएटर पढ़ाते भी थे। उसके इमीडिएटली बाद टूटी टांग में मैंने एक प्ले किया था उनका, आदमी का मांस। तो उस प्ले से फिर मुझे बहुत इंटरेस्ट आया एक्टिंग में। मैं रामलीला भी करता था उससे पहले, उसमें भी मतलब मुझे स्टेपनी बोलते थे कि जब कोई नहीं है तो रवि को बुलाओ, स्टेपनी वो रोल कर लेगा जी। तो एक ही रामलीला के अंदर मैंने 5-6 रोल किए थे। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी, और फिर जब टांग टूटी तब तक मैं ग्रेजुएशन कर चुका था और थिएटर में आ चुका था। फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया 94 के अंदर। जी, तो मतलब थिएटर से आपका आगाज़ हुआ एक तरह से। थिएटर से आया। अच्छा, जब पहला सीरियल जो आपको मिला, मेरे ख्याल से अमानत ही था वो, या उससे पहले भी आपने काम किया था? अमानत से पहले मेरा एक और सीरियल था, परवरिश परिवर्तन, 2 सीरियल मैंने किए थे। जी। और अमानत से पहले मेरी फिल्म थी माचिस। जी। तो अमानत की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने पूछा निगोड़े का, तो माचिस फिल्म जब मुझे मिली थी तो उससे पहले मैं एक सीरियल कर रहा था परवरिश और एक कर रहा था परिवर्तन। उसके बाद माचिस मिली, माचिस इतनी बड़ी हिट हो गई। जी। और ये मेरे डायरेक्टर थे संजीव भट्टाचार्य अमानत के, जो पहले कैंपस बनाते थे, अब नहीं रहे वो। उन्होंने मुझे बुलाया क्योंकि मैं उनके पास बहुत काम मांगने जाता था। तो एक वो भी क्रिकेट के फ़ैन थे, मैं भी क्रिकेट का फ़ैन था। तो एक दिन मैच चल रहा था, उनका फ़ोन आया कि रवि क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मूड ख़राब है, इंडिया मैच हार रहा है, और पाकिस्तान से मैच था उस वक्त। जी। तो मैंने इंडिया मैच हार रहा है, मेरा मूड ख़राब है, तो मैं आज तो नहीं आऊँगा सर आपसे मिलने। अबे मैं बुला रहा हूँ, मैं भी इसी गम में हूँ, तू आ इधर, तो साथ में चाय पीते हैं। मैं चला गया। फिर उन्होंने मुझे उनका विज़न जो था अमानत को लेकर, पहले दिन से उन्होंने बोला था कि ही वॉज़ वेरी वेल, जिनको मतलब आगे पता होता है स्टोरीज़ की जो ज्ञान होता है, उन लोगों में से एक थे। संजीव जी को पहले से ही मालूम था कि अमानत इतना बड़ा हिट होने वाला है, और स्पेशली इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने बोला यार मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, उसमें एक रोल है तेरे लिए जिसमें मुझे बहुत अच्छा एक्टर चाहिए। तो मैंने पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने बोला थैंक यू, पहले आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने मुंह से। मैंने कहा तो फिर अभी तक आपने काम क्यों नहीं दिया था? उन्होंने कहा अब रोल आया तुम्हारे लिए, ये रोल ऐसा है अगर तुम करोगे तो ये तुम्हारी ज़िंदगी का दूसरा नाम बन जाएगा। तो ये बोल के उन्होंने मुझे रोल सुनाया। तो फिर मैंने बोला नहीं ये तो सर्वेंट का रोल है। तो उन्होंने बोला कि यार दूसरे रोल के अंदर मैं किसी भी लड़के को बना के, बोलते जैसे उनका स्टाइल था बोलने का, यार उसमें तो मैं किसी भी लड़के को खड़ा कर दूंगा, ये रोल के लिए मुझे एक्टर की ज़रूरत है, तो तुम करो इस रोल को। और मैंने वो रोल निभाया। तो फिर उनकी बात बिल्कुल सच निकली। वो 1 साल बाद एक्सपायर हो गए थे, तो लेकिन उनका सीरियल 6 साल तक हिट रहा। मतलब अमानत ने हिस्ट्री बनाई है। मतलब वो निगोड़े का कैरेक्टर जो आपका था उसने आपको पहचान दी हाँ। टीवी की दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। अब माचिस फिल्म की अगर हम बात करें तो गुलजार साहब के साथ फिल्म करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ। और आपकी पहली फिल्म उन्हीं के साथ, आर्ट फिल्म, जो बहुत कामयाब हुई, आपके काम को भी सराहा गया, उम्र भी आपकी कम थी। तो उसकी कामयाबी के बाद कुछ और फिल्में आपको मिली, या फिर काम की तलाश में एक जैसे स्ट्रगल पीरियड होता है वही रहा आपका? नहीं, माचिस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। माचिस से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर मुझे अगर मैं अप्रोच करता था तो मुझे सीधा बुला लिया जाता था जी। उसका एक एग्जांपल मैं दूंगा। मैंने राकेश रोशन जी को किसी के थ्रू फ़ोन करवाया कि मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो उनकी मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला यार अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मई में मैंने कोई फरवरी को उनको फ़ोन किया था, तो बोले मई में है कास्टिंग वास्टिंग कुछ होगी तो मिलना मुझसे। तो मैंने कहा अच्छा सर, तो मई में मैं आपको फ़ोन करूँगा। बोले बिल्कुल ठीक है बेटा। तो फ़ोन रखने लगे तो मैंने बोला बाय द वे सर मैंने अभी फिल्म रिलीज़ हुई है माचिस, आपने देखी कि नहीं? तो माचिस में थे उनका आगे से उनका हाँ सर। अच्छा कौन सा रोल किया था? मैंने कहा सर वो 4 लड़के जो थे उनमें से जो लड़का बाइक पे जो पकड़ा जाता है बाद में साइकिल पे मार दिया जाता है। तो राकेश रोशन जी का एकदम से कट हुआ, अच्छा वैसे तुम एक काम करो ना, तुम ये मार्च ये सैटरडे को क्या कर रहे हो तुम? मैंने बोला सर कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं जी, काम चाहता हूँ आपसे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर सैटरडे को तुम अभी क्या कर रहे हो? अच्छा। तो मैंने बोला सर खाली बैठा हूँ। तो बोले कि तुम अभी आ रहे हो ऑफिस में। तो आया, फिर उन्होंने एक रोल सुनाया जो ऋतिक की पहली फिल्म थी उसके लिए, कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार है, लेकिन वो फिर रोल नहीं कर पाया मैं, वो नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे बल्कि रोल ऑफ़र किया था, और लेकिन जब तक मेरा फाइनल होता तब तक ऋतिक ने एक एक्टर को कमिट कर दिया था जी। तो वो भी मेरा दोस्त ही है, तो इसलिए तो नहीं हुआ। तो मतलब ये एक फ़ायदा हुआ कि कहाँ लोग मुझे
आपको जब सबसे पहले डायरेक्टर को अप्रोच करना पड़ता है तो आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, कैसे कैसे जी आपको तिकड़म लड़ानी पड़ती है, तिकड़म लड़ा के आप पहुंचते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं यार यहाँ भी काम नहीं बन रहा, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन माचिस ने मुझे एक अच्छे एक्टर की इमेज दे दी, एक पहचान दे दी, और मुझे एक फिल्म थी बोलने के लिए सबको कि हाँ मैंने इस फिल्म में काम किया, गुलजार साहब की फिल्म में काम किया। उनका नाम और उनका जो उपकार है मेरे ऊपर, ये कैरेक्टर दे के कुलदीप का, जी वो ज़िंदगी भर याद रहेगा। बिल्कुल, और वाकई याद रहेगा वो कैरेक्टर, क्योंकि एक आर्ट फिल्म है और गुलजार साहब का एक अलग ही तरीका है फिल्म बनाने का। उसके बाद भी आपको कई आर्ट फिल्मों में मौका मिला है, जैसे हम बात करें अगर जल फिल्म है या चिंगारी फिल्म है, इसमें भी आपने बेहतरीन अदाकारी की है। तो ये जो एक तरह से नेचुरल एक्टिंग का जो आपका एक पैटर्न है, वो किस तरह से आया? कि आपने किसी को देख के सीखा या खुद ही थिएटर कर रहे थे जब उस वक्त आ गया था? इसमें संजना कपूर पृथ्वी थिएटर की ना एक वक्त था उस टाइम 94 के अंदर, जब उन्होंने 1 साल के लिए पूरा, शायद ज़्यादा 1.5 साल 2 साल थे वो, उस वक्त हर मंडे को वो एक्टर्स को दे देती थी। अच्छा। मंडे को पृथ्वी नहीं कोई शो करता था, लेकिन मंडे को वो संजना कपूर ने एक्टर्स के लिए वर्कशॉप खोल दी थी वहाँ, कि आप अपने आप सीखो, आओ वर्कशॉप करने के लिए। टीचर आते थे, नसीर भाई, ओमपुरी, गोविंद नामदेव, पेंटल जी, सत्यदेव दुबे ने बहुत लंबे टाइम तक हमारी क्लासेस ली, जो सबके गुरु रह चुके हैं जी। फिर रजत कपूर, वीना पानी चावला। तो वहाँ वो 1-1.25 साल का जो मुझे लगा कि मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मुझे शायद लगता है वहीं मैंने कर लिया। अच्छा। तो इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों के साथ में वर्कशॉप करने का मौका मिला, उससे मुझे एक्टिंग एज ए क्राफ्ट जानने में मतलब मदद मिली। और इसके अलावा भी अगर हम बाकी फिल्मों की आपकी बात करें तो शूट आउट एट लोखंडवाला, ये बहुत हिट फिल्म रही थी और आपका भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था उसमें, भाई आप बने थे एक तरह से। तो उस कैरेक्टर के बारे में बताइए, वो फिल्म कैसे मिली, कितनी मेहनत करनी पड़ी? वो फिल्म मुझे एक जो कास्टिंग करते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, परेश रावल जी के बहुत लंबे टाइम तक एक सेक्रेटरी रहे थे अभी। तो वो ऐसे एक दिन मिले तो उन्होंने बोला आप क्या करते हैं, कैमरामैन है? मैंने कहा नहीं। और वो भी उस वक्त जब मुझे अच्छे खासी पहचान मिल चुकी थी। मैंने कहा नहीं सर, मैं एक्टर हूँ। एक्टर क्या किया तुमने? मैंने कहा माचिस। बोलो मैंने देखी है फिल्म, मैंने देखी है, मैंने 5 फिल्म मैंने देखी है। तुमने, अरे तुम वो, मतलब उन्होंने मेरे कम से कम 10 किरदार जो निगोड़ा, अरे तुम निगोड़ा यार, तुम एकदम हर फिल्म में अलग लगते हो। तो मैंने कहा शायद यही मेरी खासियत भी है और यही मेरी कमी भी लग रही है मुझे इस वक्त, आप पहचान नहीं रहे हो। तो बहुत इम्प्रेस हो, बोला मैं एक पिक्चर की दिलाता हूँ तेरे को। तब वो मुझे सीधा ले गए और डायरेक्टर साहब अप्पू को मिलवाया और उन्होंने देखते ही मुझे बोला हाँ यार ये तो असलम चिकना का रोल करेगा। तो इस तरह से मिली और बहुत मज़ा आया। तो कितनी मेहनत उस कैरेक्टर के लिए आपने की थी? कभी भाई लोगों से मिले थे या कैसे जो कैरेक्टर था असलम चिकना का, कैसे बिहेव करता था? नहीं, इस तरह के कैरेक्टर हम लोग थिएटर करते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त किए होते हैं, पर उस वक्त जब आपको बताया जाता है तो उसमें घुस के ईमानदारी से आप कर लें तो तब तक आ चुकी थी एक्टिंग। मतलब तक थोड़ा सा उसमें सिर्फ आपको एज ए क्राफ्ट कुछ ना कुछ चीज़ें डालनी पड़ती हैं। आधा काम आपका कॉस्ट्यूम कर देता है, बाकी आपकी लैंग्वेज जो लिखी हुई आती है वो कर देती है। उसमें बहुत, मैं ऐसे किसी भाई से मिला नहीं जी। अच्छा, एक ख़ास बात और रही है कि बहुत सारी फिल्म्स में भी, और एक सरहदे सीरियल था आपका, हाँ, बहुत मशहूर हुआ था वो भी, उसमें भी आपने एक मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया था, सोहेल का। हाँ। उसके बाद अगर बात करें तो डेढ़ इक्किया, या एक और फिल्म थी आपकी जिसमें आपने मुस्लिम कैरेक्टर प्ले किया था, उसका नाम मुझे अभी इस वक्त याद भी था, एक बूंद इश्क। एक बूंद इश्क, जी। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक और फिल्म थी आपकी जिसमें आपने असलम चिकना की बात करें, शूट आउट लोखंडवाला में भी मुस्लिम कैरेक्टर था। तो ये ख़ास लगाव है मुस्लिम कैरेक्टर से या बस मिल जाते हैं तो आप प्ले कर लेते हैं? नहीं, मेरी शक्ल जो है पंजाब से बिलोंग करती है, तो वहाँ पंजाबी और मुस्लिम जो है ना बहुत साथ साथ चलते हैं, बोलचाल में भी, लहजे में भी और वैसे भी कैरेक्टर मिले बाय चांस। और आपने बात पूछा, अच्छा लगा मुझे। एक बार लंदन में किसी ने निगोड़ा बोल के बुलाया, तो अशफाक भाई, मैं आज तक नाम याद है उनका, उनकी वो वहाँ पर समोसे और जलेबियों की दुकान थी।
तो उन्होंने बोला अरे भाईजान आप आओ, आप तो हमारे यहाँ के हैं, आप तो ये वो। उनको लग रहा था कि मैं पाकिस्तान का हूँ या मतलब मैं लखनऊ से हूँ, या वो बोले तुम तो मुसलमान हो ना। मैंने कहा नहीं सर मैं रवि गोसाई। अच्छा यार तुम लगते तो बिल्कुल वही हो। तो वो भी एक जो आप पूछ रहे हैं बात है, शायद लुक मेरा वैसा है और ऐसे कैरेक्टर में जल्दी फिट हो जाता हूँ। हाँ नहीं, असल बात देखिए लुक की तो बात है कि हिंदुस्तानियों का तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन जो आप प्ले करते हैं, जिस तरह से, जिस खूबसूरती से जो आप कैरेक्टर को प्ले करते हैं, शायद वो जादू रह जाता हो लोगों पर। वो इसलिए कि मेरे पड़ोस में भी मुस्लिम है और मेरे ज़्यादातर जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरा जुनैद जिसने द फिल्म बनाई जी, तो मेरे आसपास के दोस्त जो हैं बहुत मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम थी। ये सब चीज़ें मतलब हिंदुस्तान के अंदर ये नॉर्मल सी बात है कि शाहरुख खान जो है वो सारे हिंदू कैरेक्टर करते हुए हैं। बिल्कुल। आप जानते होंगे जैसे निगोड़ा के किरदार से बहुत मशहूर हुए, तकरीबन 20 से भी ज़्यादा फिल्में की हैं रवि जी ने, और आज एक नुमाया नाम 28 हो गई। 28 हो गई जी। तो एक नुमाया नाम है टीवी फिल्म इंडस्ट्री के और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि अभी काम बहुत कम किया है मैंने, बहुत कुछ करना बाकी है, अभी अच्छे अच्छे किरदार प्ले करना बाकी है? शुरुआत हुई है अभी लोग पहचाने हैं तो अभी काम करना शुरू करूँगा जी, मतलब और उम्मीद है कि अच्छे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, मैं कुछ कर भी रहा हूँ। एक अभी चल रहा है मेरा बेपनाह प्यार सीरियल चल रहा है और एक फिल्म आएगी भुज, जो भुज की कहानी है। वहाँ पर बड़े बड़े कलाकार हैं, उसमें अजय देवगन, संजय दत्त, परिणीति चोपड़ा, सोनाक्षी सिंह, राणा लगूपति और भी काफ़ी कलाकार हैं। उसमें मुझे एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर मिला है करने को। उसकी शूटिंग अभी नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। और फिर मैंने एक हॉलीवुड में एक फ़िल्म की है जो उम्मीद थी कि इस साल रिलीज़ हो जाएगी इंडिया में, लेकिन वो बाहर ही रिलीज़ हुई। इट्स अ गांधी मर्डर केस। तो उसमें मैंने नाना आप्टे, एक मराठी का पहली बार मराठी कैरेक्टर किया है मैंने। वो बहुत एक हॉलीवुड की फ़िल्म के अंदर बड़े बड़े स्टार स्टीफन लैंग और बॉबी फिलिप, विनी जोन्स जिसमें हों, उसमें मुझे 20 सीन करने को मिले। तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है एक फ़िल्म का 20 सीन में आपकी मौजूदगी होना। कभी ऐसा हुआ है कि आपके इतने मुख्तलिफ़ किरदार रहे हैं, बेशुमार कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर या किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने हिंदी सिनेमा की आपकी तारीफ़ की हो, या कहा हो फ़ोन करके, या मुलाकात जब हुई हो कि बहुत अच्छा काम किया था उसमें? बहुत अच्छा काम किसी एक काम के लिए नहीं, लेकिन मुझे महेश भट्ट साहब ने बुलाया था फ़ोन करके एक दिन। जी, तो मैं सो रहा था तो वाइफ ने बोला कि, उन्होंने बोला मैं महेश भट्ट बोल रहा हूँ, रवि गोसाई से बात करें। तो मेरी वाइफ ने बोला वो तो सो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है जब आए वो जाग जाएं तो उनको बोलना महेश भट्ट के ऑफिस में आके मिल लें। अब मैं भी सोते सोते फ़ोन में पूछा, मतलब नींद में ही पूछा वाइफ को किसका फ़ोन था। उन्होंने बोला महेश भट्ट का। मैं कहा अच्छा अच्छा। एकदम से मेरी नींद टूटी, किसका फ़ोन था? तो वाइफ ने बोला महेश भट्ट था कोई। तो मैंने कहा महेश भट्ट क्या बोले क्या बोले? तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि महेश भट्ट 5 बार बोला, महेश भट्ट बोला ना? हाँ महेश भट्ट बोला। तो मैं कहा अरे यार तो क्या बोले? फिर नंबर दिए, कहते नहीं बोले ऑफिस में आके मिलो। तो मैं भागा वहाँ से तैयार होकर सीधा, मुझे मालूम था भट्ट साहब का ऑफिस की तरफ विशेष फिल्म्स, कई बार उनसे मिलने के लिए गया था तो मिलने का मौका नहीं मिला था मुझे, मतलब किसी ने मिलने नहीं दिया था। तो फिर मैं गया और ऑफिस में बोला कि मुझे महेश भट्ट से मिलना है। तो उन्होंने बोले कि भट्ट साहब तो नहीं है, आप फिर कभी आना। जी। तो मैंने कहा मेरा नाम रवि गोसाई है, मैं एक्टर हूँ और भट्ट साहब ने भी फ़ोन किया, मुझे बुलाया। उन्होंने बुलाया हाँ। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो नहीं पहचानी मुझे। अब वो जैसे ही उसने ऊपर बोला भट्ट साहब को, भट्ट साहब खुद सामने से लेने के लिए आए। अरे आओ गोसाई, जब तुम सो रहे थे तुम्हारी किस्मत जाग रही थी। ये लाइन मुझे आज तक नहीं भूलती, जब तुम सो रहे थे तुम्हारी किस्मत। फिर उन्होंने मुझे एक पंजाबी फिल्म दी, शेरा क्रैक, गिरीश धमीजा ने लिखी थी और तनुजा चंद्रा ने डायरेक्ट की थी, महेश भट्ट ने प्रेजेंट की थी जी। वो फिल्म मिल गई। और बहुत अच्छा लगा था भट्ट साहब से सुन के कि उन्होंने मेरा काम देख के मुझे सीधा बोला यार इस लड़के, इसके लिए तो मेरे दिमाग में लड़का है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि दिल के करीब और वो कैरेक्टर जो आपको आज तक याद है, बहुत पसंद है, कौन सा है वो? मेरे हिसाब से मतलब ये एक्टर के लिए चुनना बहुत भारी हो जाता है। चिंगारी का चिंटू भी मुझे पसंद है, और चाहे मैंने 1.5 इश्किया में एक कैमियो किया वो भी मुझे बहुत पसंद है। और वैसे एक फ़िल्म थी द फिल्म, वो फिल्म जुनैद मेमन ने बनाई थी, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और अभी ग्रीन टीवी उनका चल रहा है। तो उन्होंने वो भी एक मैसेजफुल फिल्म थी। तो वो फिल्म मेरे दिल के बहुत करीब है। और
सबसे ऊपर माचिस है ही है, बिल्कुल, जिसकी वजह से मैं हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। और आने वाले जो हमारे अब व्यूवर्स हैं, कौन सी फिल्मों में आपको देख सकेंगे, कौन से सीरियल्स में आपको देख सकेंगे? सीरियल अभी मैंने बताया आपको, बेपनाह प्यार चल रहा है, जो जल्दी एक और कॉमेडी सीरियल के अंदर मैं आने वाला हूँ, और ये फिल्म आएगी भुज जी। एक बात और बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ बॉम्बे में जो लोग आते हैं काम के लिए, उन लोगों को पहले से होमवर्क करके आना चाहिए जी। ये नहीं मतलब कि मुँह उठाए और बॉम्बे आ गए और तड़क भड़क से अट्रैक्ट होकर आकर्षित होकर आप आ जाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं अपने ऊपर। एक्टिंग एक हलवा नहीं है कि कोई भी बिल्कुल बनाना जानता हो, और मतलब आप आएँ तो इसको पढ़कर आएँ, इस पे मेहनत करके आएँ, और एक अगर हो सके तो तालीम लीजिए, इसकी भी मिलती हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जी। और सिखाने वाले भी हैं। मैं जब बॉम्बे आया था, एक पेपर पे 5 नाम लिखे थे मैंने कि कुछ भी करूँगा इन 5 डायरेक्टर के साथ में मुझे काम करना ही करना है। इसमें सबसे ऊपर था श्याम बेनेगल, केतन मेहता, गुलजार साहब, गोविंद निहलानी एंड रमेश सिप्पी जी। तो वैसे मेरी वो टिक मार्क सब हो चुके हैं, 5 के साथ काम कर चुका हूँ माशाल्लाह। मेरा दोस्त ने बोला कि यार माचिस की कास्टिंग चल रही है तो मिलो तुम। मैंने कहा मैं मिलना तो चाहता हूँ यार, आगे से कोई मुझे टाइम दे, मुझसे मिले तो बात है ना। उसने बोला ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। उसकी और टॉम ऑल्टर की बहुत अच्छी दोस्ती थी। टॉम ऑल्टर मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो बहुत मदद की थी उन्होंने मेरी। तो वो फ़ोन किया और सीधा गुलजार साहब ने उठाया। उसने बताया सर एक ऐसे ऐसे अच्छा लड़का है जो आपने मुझे कहानी सुनाई, उन 4 में से एक में फिट होता है, वो आप मिल लीजिए, रवि गोसाई नाम उसका। तो मैं चला गया। मैं बहुत लंबी कहानी शॉर्टकट में सुनाऊंगा। तो मैं पहली बार उसके बोलने पे चला गया और जाते ही गुलजार साहब, उसने मुझे पूरा कैरेक्टर का ब्रीफ दे दिया था कि इस तरह का कैरेक्टर है, जहाँ वो चाहते हैं कि थोड़ी दाढ़ी इधर इधर आती हो, पूरी अच्छे तरह दाढ़ी ना हो और इनोसेंट लुकिंग हो, और ऐसा सा ब्रीफ दे दिया। मैं जाके गुलजार साहब के साथ बैठ गया, मतलब मुझे बिठा लिया गुलजार साहब ने, और काला पानी और नींबू वाला उन्होंने कुछ शरबत बनाते हैं वो स्पेशल, वो दिया। और फिर बोले कि यार मैं एकदम क्लीन शेव गया था। मैंने सुना, और ये मैंने बुक पढ़ी हुई थी, स्ट्रेसबर्ग की एक बुक है जिसके अंदर ऑडिशन के कुछ टिप्स हैं कि आप कभी भी डायरेक्टर के साथ बिल्कुल वैसा का वैसा बन के मत जाओ, थोड़ा सा अलग, ताकि वो तुम में वो ढूंढ पाए। अगर बिल्कुल बन के चले जाओगे तो शायद नहीं होगा। थोड़ा सा अपने को उससे करीब रखो बिल्कुल। तो मैंने वही कोशिश की, जाके बैठ गया, गुलजार साहब की बात सुनी। मैंने बोला सर मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं ये थिएटर कर रहा हूँ। तो अच्छा तुम कैसे कह रहे हो बहुत अच्छा एक्टर? मैंने कहा सर आप मुझसे कुछ भी करवा के देख लीजिए। कहते नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना। तो मुझे यार जो एक्चुअली में तुम्हारे दाढ़ी कितनी आती है? तो मैंने एकदम से उनके सामने भोले बन के एक्टिंग की कि सर मतलब ऐसा लगा कि तुम्हारी दाढ़ी वाली कोई फ़ोटो है, उन्होंने पूछा मुझसे जी। तो मैं एकदम ऐसे, नहीं सर वो मेरे तो दाढ़ी आती नहीं, थोड़ी थोड़ी आती, थोड़ी इधर थोड़ी इधर थोड़ी, जो ब्रीफ। तो बोले हाँ हाँ वैसे ही चाहिए कुछ वैसी फ़ोटो। मैंने कहा हाँ सर। तो मैंने फ़ोटो जो दाढ़ी वाली जैसी उनको चाहिए थी अपनी वैसी फ़ोटो उनको पकड़ा दी। वो देखी उन्होंने और मुझे पूरी स्क्रिप्ट सुना दी। बोला मैं ढूंढता हूँ इन 2 में से वजीरा या कुलदीप में से कौन सा कैरेक्टर दूंगा, तुम मेरी फिल्म कर रहे हो। अच्छा। और उसके बाद सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं उनको अप्रोच करना जा रहा था। मैंने आके सबको बोल दिया, विशाल भाई को। विशाल भाई उस वक्त हम लोग क्रिकेट खेलते थे, तो आशीष विद्यार्थी, विशाल भाई, हंसल मेहता, हम लोग साथ में बैठे थे। तो मैंने बताया कि मेरा हो गया माचिस के अंदर। तो अरे वेलकम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुलजार साहब ने तुम्हें सेलेक्ट किया, मुबारक हो गए। सब चाय वाय आ गई, कुछ खा भी लिया। लेकिन उसके बाद मैं जब भी ऑफिस जाता, जब भी गुलजार साहब से मिलने की कोशिश करता, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ मुझे गुलजार साहब सेलेक्ट कर चुके हैं मूवी के लिए। थोड़ा अंदर इनसिक्योरिटी हो गई, हो क्या रहा है। फिल्म स्टार्ट हो गई, फिल्म की अनाउंसमेंट आ गई, मेरा नाम नहीं था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई, मुझे नहीं बुलाया गया। तो मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं कहा यार सबको बोल दिया, ये क्या हो गया। फिर मैं एक दिन सेट पे चला गया फिल्म सिटी के। तो गुलजार साहब डायरेक्ट कर रहे थे वो कुछ तब्बू का और चंद्रचूड़ का एक सीन था हॉकी वाला कुछ। तो मैं पहुंच गया, मैंने नमस्ते किया। तो मैंने कहा सर अरे कैसे हो? मैंने बेटा मतलब बैठो बैठो, हाथ पकड़े बैठा लिया। तो जाने तो मैंने कहा सर मुझे कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ ये प्रोडक्शन वाले करेंगे तुमको फ़ोन। मैंने कहा ठीक है। तो सांस में सांस आई मेरी। लेकिन उसके बाद गैप हुआ, गुलजार साहब अमेरिका चले गए, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ, मुझे फिर नहीं मिलने दिया जा रहा। अच्छा। वो एक शुरुआत की थी उन्होंने सिर्फ सीन की, सीन के बाद मैंने लगा थोड़ा कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, फिर नहीं मिलने दिया जा रहा। फिर एक दिन मैं
फिल्म सिटी से रात को शूट करके घर पे पहुंचा हूँ और एक कैरेक्टर आके मुझे बोलता है कि रवि गोसाई। हमने कहा हाँ। उसने मुझे बताया कि ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे और कम से कम 15 बार मुझे ढूंढने की कोशिश की, और फिर 4 घर, तब तक मैं बॉम्बे में, आप पीजी रहते हैं, पेइंग गेस्ट रहता था मैं, तब तक 4 घर बदल चुका था 1.5 साल के अंदर। तो वो चारों घरों के अंदर जाके पता करके 5वें घर में आया मेरे पास और बोला कल से शूट है माचिस का। मतलब वो आपका वेट कर रहे थे, आपको तलाश रहे थे। हाँ, और मैं जब जाता था मुझे मिलने नहीं दिया जाता था, वो कम्युनिकेशन, उस वक्त मोबाइल नहीं थे ना जी। तो मोबाइल आया नहीं था उस वक्त। तो बॉम्बे के अंदर सिर्फ वो एक MTNL का वॉइस मैसेज नंबर था जो सबके पास रखते थे उस वक्त। तो इस तरह ये किस्सा है। तो मेरा कहने का मतलब, इस सुनाने का मतलब ये है कि अगर आपके किस्मत में काम लिखा है तो कुएं के अंदर भी आप छुपे हों, बोलो नहीं करना तो बोलो निकल बाहर, ये तेरे लिए ही है और तू ही करेगा। यानी पहले से लिखा हुआ था वो। हाँ। और इतना ढूंढने के बाद आपको मिला, वरना तो ऐसा होता है कि फिल्म अगर मान लीजिए हाँ। शूटिंग करनी है तो किसी और को कास्ट कर लिया जाता है। 1 मिनट में रिप्लेस कर देते हैं। उसने वो बताया अभी कि सलीम आरिफ साहब ने, और मैंने सोच लिया था इतने 15 दिन से ढूंढ रहे हैं, लड़के का एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो अच्छा हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात छोटी सी बीच में रह गई जी। उनको मैं मिला, मेरा एड्रेस कैसे मिला, जो मैं बॉम्बे जब आया था तो जो मैंने वो बायोडाटे वाला बताया आपको, बायोडाटा का जो मैंने अपना उनको दिया था कागज़, और वो कहीं दबा हुआ मिल गया उनको। तो पहला एड्रेस मिला उनको, उस एड्रेस पे गए, दूसरे तीसरे ट्रेस करते हुए वो मेरे पास 5वें एड्रेस पे आए। तो और वो था जब जो गुलजार साहब जब मुझसे मिले भी नहीं थे, उस वक्त का दिया हुआ था वो। मतलब ये किस्मत में लिखा हुआ था। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी किस्मत में लिखा है तो आपके लिए आएगा। उन्होंने बोला था आज लास्ट डे थी, अगर इस आखिरी दिन तक नहीं मिलता है ना लड़का, तो फिर गुलजार साहब के लिए 50 लड़कों की फ़ोटो तैयार रखी थी उन्होंने। तो जब भी उनसे बोलते थे गुलजार साहब कि लड़का नहीं मिल रहा होता, नहीं मुझे वही चाहिए, मैंने उसको प्रॉमिस किया हुआ। तो ये गुलजार साहब की मानता है कि उन्होंने अपने प्रॉमिस को रखा। और जैसे नॉर्मल आजकल एक्टर को प्रॉमिस कर दिया जाता है, बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे ने मेरे साथ भी किया कि हाँ यार तू तो मेरी फिल्म करेगा, तू तो कर रहा है, बस अब कर रहा है, बस अब कर रहा है, और वो सब फिल्मी बातें होती हैं। बट गुलजार साहब फिल्मी नहीं है, उनका कैरेक्टर है, उनसे बहुत कुछ सीखा है ज़िंदगी में। जी। तो अभी गुलजार साहब के अलावा कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश बाकी है अभी आपकी? मणिरत्नम साहब थे जिनके साथ काम, मतलब मैंने ही मना कर दिया था दिल से फिल्म के लिए। तो अब बहुत दिल करता है उनके साथ काम करने का, एक बार उनके साथ भी मौका मिले। जी। ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर रह गए हैं जो, अब ये तब लिस्ट में नहीं थे लेकिन अब लिस्ट में आ गए। अब मुझे 2-3 डायरेक्टर हैं जिनके दो मैंने लिस्ट बनाई, इनके साथ करना है। उनमें मणिरत्नम साहब हैं। और अच्छा, एक्टर की बात करें, आज के दौर के जो एक्टर हैं या हिंदी फिल्मों को जो जिस पर राज करते आ रहे हैं, आपको कौन सा पसंद है एक्टर? सभी एक्टर पसंद है या कोई ख़ास जिसको आप थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करते हैं? फॉलो करने की तो कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ रणवीर अच्छा एक्टर है, रणबीर भी अच्छा एक्टर है। और मुझे मेरे पसंदीदा एक्टर अनिल कपूर है जी। और उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। जितने अलग रोल एक्टर जो होता है, वो मेरे ख्याल से वो कितने अलग किरदार करता है अपनी ज़िंदगी में, उससे शायद जी लोग उसको अच्छा मानते हैं। नहीं तो एक ही तरह के बाकी सब तो हीरो हैं। अनिल कपूर इज़ द ओनली वन हु इज़ एक्टर एंड हीरो। जी, उनको एडमायर करते स्टार हैं। एक्टर, करेक्ट है। अब हमारे नाजरीन जो हैं, व्यूवर्स जो हैं, उनको क्या एक पैगाम आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मेरे ख्याल से बातों में मैंने दे दिया है काफ़ी सारा पैगाम कि अगर आप भी कभी इच्छा रखते हो बॉम्बे आने की और मुंबई में इस माया नगरी में काम करने के लिए, तो प्लीज़ कुछ तैयारी करके आइए, तालीम लेके आइए, एक्टिंग एज ए क्राफ्ट सीख के आइए। और बाकी सब मेरे भाई, आप लोग हंसें खेलें, आपस में प्यार से रहें। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो ये थे रवि गोसाई साहब, जिनको आपने बेशुमार फिल्मों में देखा है, टीवी सीरियल्स में देखा है, पसंद किया है इनके किरदार को। इनकी शख्सियत भी वैसी ही है जैसे ये नज़र आते हैं आपको पर्दे पर। बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं और बहुत खुलूस के साथ लोगों के साथ मिलते हैं, पेश आते हैं। आने वाली इनकी बहुत सारी फ़िल्में हैं, जैसा कि ज़िक्र किया रवि गोसाई साहब ने। टीवी सीरियल्स कर रहे हैं, उसमें आप देखते हैं। ऐसे ही पसंद करते रहें। हमारी दुआ है कि ऐसी आप लोगों को एंटरटेन करें, उनको हंसाएं और अपने किरदारों से उनको मुतासिर करें, यानी इम्प्रेस करें। और इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं तो बल्कि आपसे कुछ ये उर्दू, खालिस उर्दू सीखना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आपकी ज़बान, आपका लहज़ा बहुत साफ़ है सर। बहुत शुक्रिया।
तो अब हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह किसी और शख्सियत के साथ अगले शुमारे में, और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। अब आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए आदाब।